मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक जो रहने वाला है ये आपका पुलिस भर्ती परीक्षा या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत हम आज मॉडल पेपर दूसरा हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है, उत्तराखंड राज्य को किस देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड से संबंधित मानचित्र का यदि अध्ययन किया होगा, यदि उस श्रृंखला को देखा होगा, तो आपको ये इस प्रकार के प्रश्न आप कदापि नहीं भूलोगे। आप एक बार उस श्रृंखला को अवश्य देख लें। देखिए, उत्तराखंड राज्य को जो सबसे अधिक जो सीमाएं स्पर्श करती हैं वो कौन सी सीमाएं, देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं, ये आपको बताना है। देखिए, पहला है जो आपका नेपाल और पाकिस्तान या तिब्बत और पाकिस्तान, और चीन और तिब्बत या तिब्बत और नेपाल। देखिए, नेपाल और पाकिस्तान तो है नहीं, ना ही आपके तिब्बत और पाकिस्तान है। और यदि इस श्रृंखला का सही आंसर की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तिब्बत और नेपाल की सीमाएं आपके उत्तराखंड राज्य को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। 92 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, चाचरी क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि चाचरी ये चीजें होती क्या हैं। ये नृत्य है, ये चित्रकारी है, ये संगीत है, ये साहित्य है। तो दोस्तों, यदि चाचरी एक प्रकार का ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब इसी अंतर्गत 53 नंबर का प्रश्न, दून घाटियां कहाँ स्थित हैं। अब ये दून की जो घाटियां हैं ये किस स्थान पर स्थित हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला है आपका भाई हिमालय क्षेत्र की तलहटी को कहते हैं, या वहां स्थित है, या निम्न हिमालय क्षेत्र में, या महान हिमालय क्षेत्र में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इस श्रृंखला का जो सही आंसर है आपके ये भाई हिमालय क्षेत्र की तलहटी में दून घाटियां हमेशा स्थित रहती हैं। और अगर बात करूं अगले प्रश्न की, 54 नंबर का प्रश्न, फर्स्ट स्कूल ऑफ देहरादून में किसकी शिक्षा दी जाती। यदि एक देखिए, इस प्रश्न को आप इस प्रकार से समझें। यहाँ पर फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून दिया गया। फॉरेस्ट की यदि मैं बात करूँ, फॉरेस्ट किसे कहते हैं, जंगल। आप ये सोचिए, जो जंगल स्कूल ऑफ देहरादून या फॉरेस्ट जो जंगल कहते हैं, तो इससे रिलेटेड चीजें क्या इसके अंतर्गत होती हैं, इनके अंतर्गत किन किन लोगों को शिक्षित किया जाता है। ये देखिए, गाइड को किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। रेंजर या सैन्य या फॉरेस्टर, ये किसको दिया जाता है। देखिए, जो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून है, यहाँ पर रेंजर पीसीएस के माध्यम से जो निकलते हैं उनको यहाँ पर प्रशिक्षण, उनको शिक्षा दी जाती है। फॉरेस्ट से रिलेटेड तमाम चीज़ों का उनको संपूर्ण रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। ये यहाँ पर रेंजर की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। 55 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड में कितनी विकास प्राधिकरण है। देखिए, विकास प्राधिकरण की यदि बात करें तो उत्तराखंड में 4 हैं, या 5 हैं, 3 हैं, या 2 हैं, तो ये आपको बताना है। अब विकास प्राधिकरण की बात करें तो उत्तराखंड में 5 क्या है, विकास प्राधिकरण है। 56वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड में 4 प्रकार के वन आपको देखने को प्राप्त होते हैं। 57वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, उत्तराखंड का कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। कृषि से रिलेटेड जो विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है वो किस स्थान पर यह स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए, पंथनगर, उधम सिंह नगर के अंतर्गत, या पौड़ी जनपद के अंतर्गत, या रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत, या हरिद्वार जनपद के अंतर्गत, तो ये आपको बताना। देखिए, उधम सिंह नगर जो पंथनगर स्थित है किसी विश्वविद्यालय उत्तराखंड में, ये आपके यहाँ पर है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपका 8वें नंबर का प्रश्न, इसमें आप देखोगे नदी वेदिकाओं पर कौन सा नगर स्थित है। ये कहने का मतलब है कि नदी के किनारे आसपास का क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से ये नगर स्थित हैं, ये आपको बताना। देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया है देवप्रयाग, श्रीनगर, पौड़ी या चक्राता। ये कौन सा स्थान है जो ये नदी वेदिकाओं के किनारे यह स्थित है, ठीक है। ये अगर इसका सही आंसर दूं तो ये श्रीनगर है जो नदी वेदिकाओं पर स्थित है, ठीक है। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न
देखिए ये कह रहा है उत्तराखंड में कृषि नीति के द्वारा प्रयोगशाला से खेती तक का कार्यक्रम का संस्थान ने बनाया। किस संस्थान ने से बनाया, ये कहने का मतलब है। अब देखिए पंतनगर विश्वविद्यालय, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय या चंद्रशेखर आजाद की कृषि विश्वविद्यालय या राजा बलवंत सिंह कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है थोड़ा से स्पष्ट रूप में देख लीजिए। उत्तराखंड में कृषि नीति के द्वारा प्रयोगशाला से खेतों तक का कार्यक्रम का संस्थान ने बनाया। देखिए जो इस कॉन्सेप्ट को जो प्रयोग किया गया है, इस कॉन्सेप्ट को जो लाया गया है, उस कॉन्सेप्ट को देखने को मिलेगा आपको। ये नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ये दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के 60वें नंबर का प्रश्न। ये यहाँ पर आप देखोगे उत्तराखंड में कितनी तहसीलें हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि यदि आपने उत्तराखंड के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको तहसीलों के बारे में स्पष्ट रूप में जानकारी होनी चाहिए। देखिए उत्तराखंड में अगर तहसीलों की बात करें तो दोस्तों 110 या 50 या 58 या 60 कितनी तहसीलें हैं, ये इसको आपको बताना है। देखिए 110 तहसीलें उत्तराखंड के अंतर्गत हैं। और देखिए एक क्वेश्चन ये पूर्व में भी पूछा गया था, दोबारा ये क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों यदि आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। 61वें नंबर का प्रश्न, कर्ण आश्रम कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में है, देहरादून में, हरिद्वार में है, गढ़वाल में है, तो ये आपको बताना है। कर्ण आश्रम ये आपके किस स्थान पर स्थित है? तो ये गढ़वाल मंडल में, ये गढ़वाल में ये स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं 62वें नंबर का प्रश्न, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा? देखिए जब महात्मा गांधी कुमाऊं के दौरे पर आए थे तब उन्होंने कौसानी को क्या कहा? मिनी स्विट्जरलैंड का ये दर्जा इन्होंने ही दिया था। ठीक है, जो कौसानी वर्तमान समय में बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है, इससे पूर्व ये आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, यहाँ पर अल्मोड़ा के स्थान पर यहाँ पर बागेश्वर आएगा, जो कौसानी बागेश्वर जनपद के अंतर्गत ये क्या है स्थित है। ठीक, अब बात करते हैं 63वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है लैंसडाउन क्या है? ये पर्यटन स्थल है या उद्योग स्थल है या खेल स्थान है? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको पता होगा लैंसडाउन एक पर्यटन स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। और 64वें नंबर का प्रश्न, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपकी पुलिस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आप इस श्रृंखला को मिलाते हुए चलिएगा कि आपके प्रश्न जो आपने टिक लगाए हैं क्या उसके अकॉर्डिंग आपके प्रश्न सही हैं या गलत हैं। देखिए जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की यदि मैं बात करूं तो ये देहरादून में है या चमोली में है या पिथौरागढ़ में या मसूरी में है। तो दोस्तों ये किस स्थान पर है? ठीक है, तो आपको यदि इसका सही आंसर दूं तो ये देहरादून में क्या है स्थित है। ठीक, अब बात करते हैं 65वें नंबर का प्रश्न। 65वें नंबर का प्रश्न में कह रहा है उत्तराखंड में कितने प्रकार के नदी समूह पाए जाते हैं? नदियों के समूह कितने प्रकार के उत्तराखंड में प्रवाहित होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो 3 प्रकार के उत्तराखंड में नदी समूह पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 66वें नंबर का प्रश्न, अर्धकुंभ का मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? आप सभी को ये पता होगा। ठीक है, इसका आंसर सभी का सही होगा। हरिद्वार जनपद के अंतर्गत लगता है, हरिद्वार में लगता है। और अगला प्रश्न, उत्तराखंड में ऊपरी गंगा नहर का उद्गम किस स्थान से हुआ है? ये आपको बताना है। ठीक है, ओखलखांडा, बनवसा या हरिद्वार या ननौरा से हुआ है। तो अगर इसका सही आंसर दें तो ये हरिद्वार कोई कहा जाता है कि ऊपरी गंगा नहर के नाम से जाना जाता है हरिद्वार को। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न 68 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, आपको ये बाय हार्ट याद होना चाहिए कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। देखिए 53,483 वर्ग किलोमीटर या 55,420 वर्ग किलोमीटर या 50,343 वर्ग किलोमीटर या 52,530 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अगर इसका राइट आंसर की बात करूँ 53,483 वर्ग किलोमीटर क्या है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। ठीक, अब 69 नंबर का प्रश्न है,
उत्तराखंड में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? ये कि कहते हैं कि उत्तराखंड जनपद के अंतर्गत, ठीक है, कौन सा जिला सबसे बड़ा है? चमोली है, उत्तरकाशी है, नैनीताल है, देहरादून है। ये आपको बताना है कि उत्तराखंड के अंतर्गत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा सर्वाधिक जिला की यदि हम पहचान करें तो दोस्तों आपका ये उत्तरकाशी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा। अगर जनसंख्या के मामले में यदि हम बात करेंगे तो वो हरिद्वार है। ये तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 70 नंबर का जो प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? देखिए बड़ा क्षेत्रफल की यदि हमने बात करी कि क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा आपके उत्तरकाशी हो गया, और क्षेत्रफल किसका कम है, किस जिले का क्षेत्रफल कम है, ये आपको बताना है। हरिद्वार का है, टिहरी गढ़वाल का है, देहरादून का है, चंपावत का है। तो दोस्तों ये जो कम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है आपका, ये चंपावत है, ठीक है। अब बात करते हैं 71वें नंबर का प्रश्न का। तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई की सहभागिता से 3 मीटर व्यास की एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई है? या फिर अगर ये टाटा इंस्टीट्यूट ये ना आए तो कभी क्वेश्चन ये आ सकता है 3 मीटर व्यास की एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, या फिर ये पूरा तरीके से आ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस जनपद के अंतर्गत एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन लगाई गया है, जिसकी वजह से आपके आकाश गंगा या कहें अंतरिक्ष की गतिविधियों पर ये नज़र रखा जाता है, और ठीक है मौसम इत्यादि पे इस पे नज़र रखी जाती है। देखिए अगर मैं बात करूं देवस्थल नैनीताल में है, या अल्मोड़ा में है, या पिथौरागढ़ में है, या टिहरी गढ़वाल में है, तो इसका जो राइट आंसर है ये देवस्थल नैनीताल जनपद में इसको स्थापित किया गया है, जिससे कि आकाश में या कहें अंतरिक्ष में जो होने वाली जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 72वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, राज्य में किस स्थान पर वन्य जंतु संरक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? देखिए किस स्थान पर जो जीव जंतु हैं उनको संरक्षित करने के लिए, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जो जंगली जानवरों का ये जो विलुप्त होने के कगार पर जो पशु पक्षी हैं उनका जब अत्यधिक मात्रा में यदि शिकार किया जाता है, जब उनकी संख्या विलुप्ति के कगार पर हो जाती है, तो क्या करती है सरकार, उन ऐसे जीव जंतुओं को संरक्षक प्रशिक्षण केंद्र में उनको स्थापित करती है, उनका प्रजनन कराती है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है जो संरक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया किस जनपद के अंतर्गत किया गया? देखिए कौन से स्थान में, अल्मोड़ा, कालागढ़ या नैनीताल, चमोली, किस स्थान पर किया गया? अगर मैं बात करूँ ये कालागढ़ के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया। अब 73वें नंबर का प्रश्न, बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क से है, दुधवा नेशनल पार्क से है, ये नंदा देवी नेशनल पार्क से है, या राजाजी नेशनल पार्क से है। तो ये आपको ये स्पष्ट रूप से बाघ जो टाइगर प्रोजेक्ट जो स्थापित किया गया था वो कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत किया गया, जो उत्तराखंड के अंतर्गत है, ठीक है। ये यहाँ पर देखोगे एशिया के जो टाइगर को उनका संरक्षण करने के लिए इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था 1973 के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट लाया गया था, जिससे कि जो बाघ हैं जो विलुप्ति के कगार में जा चुके हैं उनका संरक्षण करके उनका प्रजनन करा के इनकी संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए ये सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं 74 नंबर का, नागरिक एवं स्वयं वन्य विकास योजना उत्तराखंड के किस मंडल में लागू है, ये आपको बताना है। नागरिक एवं स्वयं वन्य विकास परियोजना उत्तराखंड के किस मंडल में लागू है? कुमाऊं मंडल में है, गढ़वाल मंडल में, या दोनों मंडलों में, या पूरे राज्य में इसको लागू किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों ये आपके दोनों मंडलों पर है। अगर हम बात करें कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों में, अगर आप पूरे राज्य में कहोगे तो पूरा राज्य कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अंदर दोनों आ जाते हैं। पूरे राज्य को आप यहाँ पर टिक मत लगाइए। अगर ए बी दोनों नहीं आता है तो आप पूरे राज्य को तब कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल ए बी दोनों दिया है तो क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल मंडल दो मंडल में उत्तराखंड को विभाजित किया गया है, इसका मतलब पूरे प्रदेश में ये योजना क्या है, लागू है।
अब बात करते हैं 75वें नंबर का। पांडव, थैलिया, चौफाल, वादिनी, वेदिनी आदि नृत्य उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद में पाए जाते हैं और लांग और भैला नृत्य की परंपरा कहाँ है ये आपको बताना है। देखिए जो ये नृत्य किया जाता है, पांडव नृत्य किया जाता है, चौफाल नृत्य, वादिनी, वेदिनी आदि जो नृत्य किए जाते हैं ये गढ़वाल जनपद में पाए जाते हैं ये तमाम नृत्य। और लांग और भैला जो नृत्य ये इस पे गाना भी है, भैलो भैलो वाला जो गाना भी है आपने सुना होगा, तो उस गाने को आप यदि आप देखोगे तो ये सारे नृत्य आपको उसी गाने से आपको याद हो जाएंगे। गढ़वाल मंडल पे है या नैनीताल पे या मथुरा पे है, जौनपुर में ये परंपरा कहाँ की है ये आपको बताना है। देखिए 75वें नंबर का ये प्रश्न, अगर इसका राइट आंसर की बात करूं तो ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत है। ठीक है। अब मोतीचूर अभयारण्य कहाँ स्थित है, चूर कहाँ है ये आपको बताना है। देखिए पिथौरागढ़ या चंपावत, हरिद्वार या चमोली, ये कहाँ पर ये मोतीचूर अभयारण्य स्थापित किया गया है दोस्तों, हरिद्वार जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के। इचारी बांध किस नदी पर बना है ये आपको बताना है। भागीरथी पे बना है, टोंस पे बना है, या यमुना पे बना है, काली पे बना है, तो काली नदी पे बना है, तो आपको ये पता होना ये टोंस नदी के ऊपर ये इचारी बांध को बनाया गया है। 78वें नंबर का प्रश्न, ये आप देखोगे पंथ कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। ये देहरादून के अंतर्गत है या रुड़की में है या फिर भीमताल में है या पंतनगर में है। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर की यदि हम बात करें तो ये पंतनगर के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए नंदा कोट है या त्रिशूल है या नंदा देवी है या कामेत है, कौन सा पर्वत उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत के रूप में जिसे जाना जाता है वो आपके नंदा देवी पर्वत श्रृंखलाओं को जाना जाता है। ठीक है। 80 नंबर का प्रश्न की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश तीर्थ स्थान किस नदी के किनारे स्थित है। घाघरा के है या गंगा के है, शारदा के है, यमुना का है। तो दोस्तों इसका प्रश्न अनुमान सभी को आता होगा, गंगा नदी के किनारे ये स्थित है। 81 नंबर का ये प्रश्न, देखिए उत्तराखंड पहले किस नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड राज्य को पहले किस नाम से जाना जाता था ये कहने का मतलब है, और ये कर्मभूमि के नाम से जाना जाता, उत्तराखंड के नाम से जाना था, उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों उत्तराखंड को पहले उत्तराखंड के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है। उसके बाद उत्तरांचल पड़ा, ठीक, फिर उसके बाद उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक। अब 82 नंबर का प्रश्न है, भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है। देखिए पौड़ी में लगता है, अल्मोड़ा में लगता है, बागेश्वर में लगता है, टिहरी में लगता है। तो किस स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये पौड़ी जनपद के अंतर्गत इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये वाला जो प्रश्न है 83 नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। खटिमा कांड कब हुआ था ये आपको बताना है दोस्तों। 7 दिसंबर 1994 को हुआ था या 20 अक्टूबर 1996 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1995 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1995 को हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों अगर खटिमा कांड की यदि बात करूं तो ये जो घटना घटित हुई थी आपके 2 सितंबर 1995 को ये घटना घटित थी। अब 84 नंबर का जो प्रश्न की बात करें तो कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ ये आपको बताना है। अगर इसका अगर सही उत्तर दें तो कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया था दोस्तों 1926 में कुमाऊं परिषद का ये गठन कर दिया गया था। अब 85 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है उत्तराखंड उत्थान परिषद का नेतृत्व किसने किया था। शोभन सिंह जीना जी ने किया था या तारादत्त पांडे जी ने किया था या बद्रीदत्त पांडे जी ने या दया कृष्ण ने किया था। तो दोस्तों उत्थान परिषद उत्तराखंड उत्थान परिषद की बात करूं तो ये बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और 86 नंबर का प्रश्न 86 नंबर का प्रश्न की बात करें तो राज्य की एक विभूति चंडी प्रसाद भट्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया वह पुरस्कार है, उस पुरस्कार का आपको नाम बताना है। देखिए नोबेल पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार है, रेमन मैगजीन पुरस्कार है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न का अगर सही आंसर दें तो रेमन
मैगसेन पुरस्कार से चंडी प्रसाद भट्ट जी को ये क्या किया गया था, सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिया जाता है। अब 87 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में सारथी चावल कहाँ पैदा होता है, वो कौन सा जनपद है जहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत सारथी रूप में चावलों को उगाया जाता है। नैनीताल है, देहरादून है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है। तो दोस्तों ये देहरादून है जहाँ पर सारथी रूप में चावल उगाया जाता है। यहाँ के जो चावल उगाए जाते हैं बासमती से ऊपर की किस्म के चावल लिए उगाए जाते हैं। यहाँ के जो चावलों का जो निर्यात किया जाता है वो विदेशों को किया जाता है। यहाँ के जो चावल की कॉस्ट होती है वो बहुत अधिक मात्रा उनकी होती है, बहुत ज़्यादा। 1 किलो या कहें 200-300 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ के चावल मिलते हैं और उनमें जो खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। 88 नंबर का प्रश्न, पिंडारी क्या है, ये आपको बताना है। एक दर्रा है, ये पर्वत श्रृंखला है, ये एक नदी है, ये हिमनद ग्लेशियर है। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि पिंडारी शब्द अगर आ जाता है तो आपको आपके दिमाग में तुरंत करंट जैसा दौड़ जाना चाहिए कि ये कि हिमनद है जिसे हम ग्लेशियर के तौर पे जानते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में तांबा पाया जाता है किस जनपद के अंतर्गत, कौन से मंडल के अंतर्गत ये तांबा पाया जाता है उत्तराखंड में, तो ये आपको बताना है दोस्त। अगर इसका सही उत्तर दें तो देखिए पिथौरागढ़ में है, कुमाऊं में है, अल्मोड़ा में है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए पिथौरागढ़ नहीं है, कुमाऊं के अंतर्गत जो जनपद है वो अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा जनपद तांबे के लिए जाना जाता है। और यदि अगर अल्मोड़े का उपनाम की यदि बात करें तो ये ताम्र नगरी के रूप में अल्मोड़े को जाना जाता है और बाल मिठाई के घर के रूप में भी अल्मोड़े को जाना जाता है। अगर अल्मोड़े का उपनाम कभी पूछा जाता है तो ताम्र नगरी भी अल्मोड़े को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तांबे के बर्तन इत्यादि यहाँ पर बनाए जाते हैं। और 90 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपको ये बताना है। 8 जुलाई को मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है, 9 सितंबर को मनाया जाता है, या 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। हिमालय दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? हिमालय दिवस की यदि बात करूं 9 सितंबर को हिमालय दिवस को मनाया जाता है। 91 नंबर का प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो 91 नंबर के प्रश्न को आप देखोगे, राज्य के विश्वविख्यात नेता सुंदरलाल बहुगुणा का कार्य क्षेत्र है। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जी का अगर जीवनी यदि आपने पढ़ी होगी तो इनसे आप लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। इन्होंने जो कार्य अपने जीवन काल में किया शायद ही किसी राजनेता या अन्य का योगदान ऐसा रहा होगा। अगर इनके कार्य क्षेत्र की बात करें, राजनीतिक थे या साहित्यिक थे या पर्यावरणवादी थे या शिक्षा के क्षेत्र में, दोस्तों अगर हम इनकी बात करें तो पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्राण तक इन्होंने पर्यावरण को न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि इनको पर्यावरण के क्षेत्र में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, तमाम अवार्डों से इन्हें सम्मानित किया गया, मगर इन्होंने वो अवार्ड भी लेने से इनकार कर दिया। और उन्होंने यहाँ तक भारत सरकार को यहाँ तक कहा कि जब तक आप ये अवार्ड मुझे तब दीजिएगा जिस दिन आप ये वनों की कटाई को रोक दें, तब इस अवार्ड को मैं लेने के योग्य रहूंगा। इन्होंने जो पद्मश्री, पद्म विभूषण जो पुरस्कार इत्यादि दिए जाते हैं, उन्होंने भारत सरकार को वो वापस कर दिए। ठीक है, अब बात करते हैं 92 नंबर का प्रश्न, राज्य में छोटा कश्मीर कहा जाता है, किससे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है, नैनीताल को, अल्मोड़ा को, पिथौरागढ़। देखो मिनी कश्मीर या छोटा कश्मीर के रूप में जिसे जाना जाता है वो पिथौरागढ़ को जाना, जैसे कश्मीर की वादियां हैं उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड जनपद के अंतर्गत पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर, छोटा कश्मीर के रूप में से जाना जाता है। ठीक है, अब 93 नंबर का प्रश्न है, राज्य में झीलों की नगरी कहा जाता है, किसे झीलों की नगरी के तौर पर ये जाना जाता है? ये नैनीताल को कहा जाता है, देहरादून को कहा जाता है, या रानीखेत को कहा जाता है, बद्रीनाथ को कहा जाता है? देखिए नैनीताल जिले को झीलों की नगरी के रूप में ये कहा जाता है। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक जो झीलें पाई जाती हैं वो नैनीताल जनपद के अंतर्गत ही पाई जाती हैं। विभिन्न भांति भांति के यहाँ पर आपको झीलें, तालाबें इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। 94 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। स्थिर अर्थव्यवस्था कहा जाता है, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है, उदारी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, अस्थिर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। देखिए उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है ना वो आपके मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था है, जैसे मनी ऑर्डर से पैसे भेजते हैं ना, उसी प्रकार
से इसका नामांकन हुआ, क्योंकि पहले जो इसकी अर्थव्यवस्था था मनी ऑर्डर के द्वारा किया जाता था, तो इसीलिए इसको मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। 95 नंबर का प्रश्न, पर्वतारोही विशेंद्री पाल की ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्या इनकी उपलब्धि रही जो इनको इतिहास के पन्नों में इन्होंने अपने नाम को सुनहरे अक्षरों में उकेरा? यदि मैं बात करूं, इन्होंने जो उत्तराखंड से ऐसी पहली महिला रही भारत की जिन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट के जो पर्वत है उसको फतह किया था। ठीक है, ये महिला भारत की एक ऐसी मात्र महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ये चोटी को क्या किया था, फतह किया था। वर्तमान समय में काफ़ी महिलाओं ने इस चीज़ को फतह कर लिया है। पहली ये जो ऐतिहासिक उपलब्धि जो हासिल की गई थी वो आपके विशेंद्री पाल द्वारा ये इस अचीवमेंट को हासिल किया गया था। और 96 नंबर का प्रश्न की यदि बात करें तो वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तराखंड के लिए नागरिक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, किस व्यक्ति को वर्ष 2009 में पर्यावरण के प्रति जो संरक्षण किया गया, जो उत्तराखंड के किस नागरिक को ये पद्म श्री विभूषण से सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। शैलेश मटियानी जी को किया गया था, हिमांशु जोशी को किया गया था, गोविंद चागात को कहा जाता है, या फिर सुंदरलाल भगोड़ा जी को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ये सुंदरलाल भगोड़ा जी को। मैंने कहा था ना कि सुंदरलाल भगोड़ा जी को जब ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था तो उन्होंने इस पुरस्कार को लेने से स्पष्ट रूप में मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने इसलिए इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया क्योंकि ये पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जा रहा था, इनको पर्यावरण के संरक्षण के लिए। क्योंकि उन्होंने ये कहा जब पर्यावरण संरक्षित है ही नहीं तो मैं इस पुरस्कार को क्यों लूं, जब तक आप भारत सरकार एक ऐसा बिल पास ना करे जिसमें कि पेड़ों की जो कटाई हो रही, जो अंधाधुंध कटाई हो रही, जब तक उसमें रोक नहीं लगेगी तब तक मैं इस पुरस्कार को लेने योग्य अपने आप को नहीं समझता हूँ। इसलिए इन्होंने इस पुरस्कार को ठुकरा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इस श्रृंखला का अगले प्रश्न की। देखिए ये कह रहा है 97 नंबर का प्रश्न, राज्य की सुंदरी ऋतु उपाध्याय ने एक सौंदर्य खिताब जीता, वह खिताब है। देखिए ऋतु उपाध्याय ने कौन सा खिताब ये जीता है? मिस वर्ल्ड का जीता है, मिस वर्ल्ड का जीता है, मिस यूनिवर्स जीता है, मिस एशिया पैसिफिक यह जीता है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जीता है। तो कौन सी ख्याति इन्होंने अर्जित की, कौन सा खिताब इन्होंने ये जीता, ये आपको बताना है। दोस्तों इनके द्वारा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ये जो खिताब इनके द्वारा जीता गया, उत्तराखंड की ये एकमात्र ये महिला। ठीक है, और 98 नंबर का प्रश्न, राज्य की वह विशिष्ट महिला जिन्होंने वर्ष 2000 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से जिन्हें सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है, आपको ये बताना है। दोस्तों जो महिला है जिन्होंने विशिष्ट तौर पे जो राज्य के अंतर्गत वर्ष 2000 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से जिन्हें सम्मानित किया गया है, वह महिला का नाम क्या है ये आपको बताना है। अगर इस महिला का नाम बताऊं, ये कलावती रावत हैं, इन्हें ये सम्मान दिया गया। ठीक है, विशिष्ट महिला का। 99 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आएगा। तो आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी नहीं है, नित्यानंद स्वामी भी नहीं है, और ये नरेंद्र तिवारी भी नहीं है। और वर्तमान के अगर मुख्यमंत्री की बात करूं तो इसमें कोई भी नहीं है। आपके वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके कौन हैं? पुष्कर सिंह धामी जी आपके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, 100 नंबर का एक प्रश्न, उत्तराखंड हेतु कौशल समिति गठित करने वाले मुख्यमंत्री थे, कौन थे जिनके द्वारा कौशल समिति का गठन किया गया था? ये कल्याण सिंह थे, या मुलायम सिंह थे, या मायावती थी, या फिर राजनाथ सिंह थे? कौन से मुख्यमंत्री थे जिनके द्वारा आप देखोगे कौशल समिति का गठन किया गया था? ये आपके मुलायम सिंह थे जिन्होंने कौशल समिति का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की ये नींव रखी गई। ठीक है, बहुत लंबे समय से उत्तराखंड राज्य की मांग की जा रही थी, पर्वतीय राज्य होने के लिए, एक विशेष राज्य के दर्जे के लिए, ये तमाम चीजें की गई थी। कौशल समिति के माध्यम से इसका गठन करने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो मुलायम सिंह जी थे। दोस्तों ये जो श्रृंखला थी ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब से करें, साथ ही अपने दोस्तों के साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय
जय भारत, जय उत्तराखंड।